हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनवायर्ड एकेडमी में। जैसा कि आपको पता होगा कि बीपीएससी 02/2017 का एई का इंटरव्यू अभी जारी है। बहुत सारे लड़कों का हो चुका है, बहुत सारे लड़कों का होना है। दूसरे फेज का जो लिस्ट है वो भी अब आ चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे शुरू से लेके अंतिम तक क्या प्रोसीड्यूर है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने अभी तक इंटरव्यू के रिएक्शंस देखे हैं, सबके अपने अपने वर्जन्स देखे हैं, क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे गलत लगी। जो मैंने एक्सपीरियंस क्या किया, मुझे क्या लगता है और कैसे बताना चाहिए, मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। शुरू से लेकर कि कैसे आप वहाँ पहुँचोगे, क्या होगा आपके साथ, और लास्ट में जब आप वहाँ पहुँचोगे तो क्या करना है। क्योंकि उस समय ये नहीं कोई बताता है कि लास्ट में सब कुछ बताते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन पूछा, बट क्वेश्चन पूछे जाने से पहले का सारा खेल बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले आप जैसे ही बीपीएससी के गेट पे पहुंचोगे, सामने आपको दो गार्ड्स मिलेंगे या फिर एक गार्ड मिलेगा, जो भी गार्ड मिले, ठीक। राइट हैंड साइड पे गेट से एंट्री के बाद आपको एक टीन सेट मिलेगी, उसी टीन सेट में आपको बैठना है। अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंच जाते हो, जैसे सेकंड शिफ्ट में 1 बजे तक पहुंचना है आपको। अगर 1 बजे से पहले आप पहुंच जाते हैं, जैसे 12 बजे 11 बजे, तो आपको उसी टीन सेट में बैठना है। बाथरूम्स की वहाँ पे कोई कमी नहीं है, जिधर जाओगे उधर बाथरूम दिखेगा। अगर आपको पानी वानी लेना है तो आपको सामने जस्ट उस टीन सेट के सामने सीधा देखिएगा तो लास्ट में कैंटीन है, वहाँ से जाके आप पानी खरीद कर पी सकते हैं। तो अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं और आपको कपड़े बदलने हैं तो इसके लिए आप टेंशन फ्री होके जा सकते हैं कि वहाँ पे आप कपड़े चेंज कहाँ करेंगे। तो ऑफ कोर्स आप नॉर्मल किसी भी कैजुअल ड्रेस में जाइए, अपना जो भी आपका प्रॉपर ड्रेस है वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, वो जाके आप वहाँ पे वॉशरूम में, बाथरूम में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एक पहले ही दिमाग में चलता रहता है कि अगर मेरे साथ कोई नहीं है, हम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं या फिर अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे, होटल लेंगे, या फिर मान लीजिए आपकी डिस्ट्रिक्ट 150 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, तो रास्ते में कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो पहन के जाएं या फिर वहाँ चेंज करें। तो ये सारी चीज़ें आप एकदम टेंशन फ्री होके जाएं। दूसरा कि मोबाइल रखने का वहाँ पे जगह है कि नहीं, बिल्कुल वहाँ पे मोबाइल रखने का जगह है। आपको एक पर्ची दी जाएगी, उस पे आपका नाम, आपका रोल नंबर उस पर लिखवा लिया जाएगा, इवन मोबाइल नंबर भी। उसको रबर बैंड के साथ बांध करके वो अपने पास एक बॉक्स में रख लेते हैं। मोबाइल आपके सामने वाले रूम में वो रख देते हैं, बाद में आप आएंगे तो ले लेंगे। जब 1 बजता है उस समय एक गार्ड आता है बीपीएससी की तरफ से ही, ठीक है। वो आपके सारे गार्जियंस जो उनके साथ बैठे रहते हैं उस टेन सेट में, उनको बाहर कर देता है। फिर बच्चों को लेकर वो जाता है कोरोना जांच के लिए। कोरोना जांच से पहले आपको सारी डायरेक्शंस दी जाएगी। मान लीजिए आपके रोल नंबर कुछ भी है, जैसे 20 39 15, 20 39 या फिर 20 40 48, कुछ भी नंबर रोल नंबर है, तो आपका रोल नंबर पहले है तो आप समझ रहे हैं कि आपका पहले होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्या किया है, सारे रोल नंबर्स को मिक्सअप कर दिया है। मिक्सअप करने के बाद भी उन्होंने 3 ग्रुप में बांटा है, A1 B1 C1, या फिर ABC आप कह लीजिए। A1 से शुरू होता है और A15 तक जाता है, B1 से शुरू होता है, B15 तक जाता है, C1 से शुरू होता है, C15 तक। 3 ग्रुप 2 पाली, टोटल बच्चे 90। तो इस तरीके से आपको बांट दिया जाएगा। फिर अलग अलग कुर्सियों पर बैठाया जाएगा। आपको एक वहाँ पे मतलब क्रमांक दे दिए, जैसे कि आपका मान लीजिए A1 हो गया, A2 हो गया। अब दो दो के बैच में आपको कोरोना जांच के लिए भेजा जाएगा, जैसे A1 A2 एक साथ जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि आपका A2 है तो आपका A2 है, बस वो पूछेंगे फिर जाना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको कोविड की नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी रिजल्ट होगा वो मिलेगा। कोविड जांच के बाद आपको वहां से भेज दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लिस्टेड है। मात्र 4 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक तो आपका पहचान पत्र, दूसरा अगर आप एनसीएल या फिर किसी जाति से आते हैं तो वो पहचान पत्र आपको चाहिए, फिर स्वतंत्रता सेनानी या फिर जो भी हैं, जो एक्स्ट्रा आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको अपने पास रखना होगा। फिर एक 10th की मार्कशीट, अगर जिसमें फ़ोटो वाला है वो तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं है तो फिर सर्टिफिकेट, अगर मार्कशीट में फ़ोटो है तो वो भी अच्छा है, या फिर सर्टिफिकेट में फ़ोटो आता है जैसे सीबीएसई देती है तो वो ले लें, वो लेते हैं, मार्कशीट को फिर हटा देते हैं। या फिर सिर्फ आपके पास मार्कशीट है तो वो भी चलेगा, वो वेरीफाई कर लेंगे। देन उसके पास आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी डिग्री बाद की भी है, प्रोविजनल भी है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि 2017 6 समथिंग है डेट, उससे पहले की डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपकी डिग्री बाद में भी आई है तो उससे कोई मतलब नहीं है उनको। आपका प्रोविजनल मतलब डिग्री जो आपका ग्रेजुएशन है पहले कंप्लीट हुआ होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट चलता है, ठीक। पूरे फॉर्म को आप पहले प्रॉपर फिल कर लें, ठीक है। जो लागू नहीं है उसको काट दें। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
तो हम लोग थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए ले जाया जाएगा, सेम सीरियल नंबर A1 A2 A3 A4 करके ऐसे बैचेज में जाएंगे। अलग अलग 3 वहाँ पे चेयर होते हैं, मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, ठीक, ABC का। अब तीनों को अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए एक एक करके बुलाया जाएगा। याद रखिए ये लास्ट स्टेज है, यहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और सामने काउंटर पे आपको एक टोकन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपको सामने एक मतलब उन्हीं का मतलब एक नंबर बाई नंबर स्टाफ बुलाएगा और आपको एक कूपन नंबर देगा। जैसे कि लास्ट में 4 डिजिट 8199 या फिर 6233 ऐसा करके एक कार्ड होगा। उस कार्ड के जरिए धीरे धीरे अंदर से, जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू जहाँ चल रहा है, पैनल है, वहीं से आप पैनल के पास जाओगे। आप लास्ट उस स्टेज पे जाओगे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद, वहाँ बैठ जाओगे और वहाँ पे वॉशरूम अवेलेबल है विथ बाकायदा, आपको कंघी वंगी सब कुछ वहाँ अवेलेबल है। मिरर्स भी लगे हैं, तो आपको खुद को सही करना है। तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए या फिर आपका जैसे कि मान लीजिए A10 का चल रहा है या फिर A9 का चल रहा है और आपका A11 है, उस समय आप जाके खुद को फ्रेश कर लें। तो ये सब कुछ आपको पहले से अपना माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। दूसरा चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा, जो लोग नर्वस हो रहे हैं, नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नर्वस सब कोई होता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप नर्वस हो रहे हैं बाहर में, तो भूल जाइए उसको, क्योंकि ये जो है क्रिटिकल स्टेज है। क्योंकि अंदर जाने के बाद आप क्या बोलेंगे आपको खुद नहीं पता रहेगा। ये बहुत मायने रखता है। बाहर अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं ये हो रहा हूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ, फलाने का ये हो रहा है, फलाना बहुत कैजुअल है। और हाँ, ये हमेशा होता है प्रोविज़न, खास करके उन स्टेट्स में जहाँ पे पढ़ाई को महत्व नहीं दी जाती है, थोड़ा सा लड़कियों को हमेशा आगे रखा जाता है। तो आपको ये देखने में मिलेगा कि लड़कियों को थोड़ा सा पोलाइटली समझाया भी जा रहा है या फिर बताया भी जा रहा है, तो उससे हताश नहीं होना है। लड़के हमेशा बिहार और यूपी में खास करके थोड़े से दबाए जाते हैं, बट ठीक है, उनको ये प्रोविज़न मिलता है तो मिलता है। आप हमेशा से सहते आए हैं, तो ये आपको देखने को वहाँ भी मिलेगा, चाहे वो अंदर इंटरव्यू हो रहा हो तब भी, चाहे वो बाहर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा हो तब भी। ये प्रोविज़न हर जगह एक सॉफ्ट कॉर्नर लड़कियों के लिए होता है। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए हो या ना हो, वो आपके किस्मत पे डिपेंड करता है। बहुत जगह हो भी सकता है, बहुत जगह नहीं भी हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद एक एक करके, जैसे कि मान लीजिए आपका ए पैनल है, ए पैनल में मतलब अप्रॉक्स 4 लोग होते हैं या फिर कभी कभी 3 भी होते हैं। अगर 4 लोग बैठे हैं तो सेंटर में चेयरमैन होंगे और आजू बाजू में आपको पता है बहुत सारे इंटरव्यू आपने भी देख रखे होंगे यूट्यूब पे, या फिर जो मेडिजी वाले करा रहे हैं वो भी, ठीक है। तो वहाँ पे 4 लोग बैठे रहते हैं। पैनल में आपको बुलाने के लिए सेम एक गार्ड रहेगा। वो गार्ड आएगा, जहाँ पे आपको टोकन नंबर मिलेगा उस टोकन डेस्क पे आएगा और आपका नाम बताएगा, मतलब कि इस नंबर को भेज दीजिए, A10 को, A6 को। तो एक बच्चा जब अंदर इंटरव्यू दे रहा होगा तो उसके इंटरव्यू के 5 से 6 मिनट के बाद आपको वहाँ बुलाया भेजा जाएगा। आप बैग के साथ जहाँ जहाँ जाएंगे आपको डायरेक्शन मिलेगी, अपना बैग लेके जाइए। तो बैग के साथ वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। अपना बैग लेके जाइए, वहाँ बैठ जाइए आराम से। जैसे ही वो बच्चा निकलेगा तो अपना बैग लेके वो बाहर चला जाएगा और आपको जो है वहाँ पे बेल रिंग करके वो गार्ड प्रॉपर आपको डायरेक्शन देगा। आपको बेल रिंग की जाएगी, फिर आप अंदर जाइएगा, प्रॉपर विश कीजिए। कई बार क्या होता है कि गार्ड और आप दोनों सामने सामने रहते हैं, ठीक है। जैसे आप इंटर किए, गार्ड ने आपके लिए दरवाज़ा खोला तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, माइंड आउट होता है, क्योंकि एक तो पहले का नर्वसनेस और दूसरा चीज़ आप इंटर जब करते हो तो भूल जाते हो। मैं आई कम इन तो बोलोगे लेकिन विश करना भूल जाते हो। दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। बिहार में खास करके ESC का इंटरव्यू आप नहीं दे रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसमें जो मेडीजी, याद रखिए, जो मेडीजी की इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम थी और ये जो हो रहा है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक अलग लेवल हो जा रहा है और ये अलग लेवल हो जा रहा है। अगर आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में इनरोल्ड भी हैं तो उसके वीडियोस को देखना छोड़ दीजिए, मेरे हिसाब से वो नहीं देखने के बराबर है। वो 2 वीडियो देख सकते हैं जो बी सिंह सर ने कराए थे, दैट वाज गुड। बाकी कोई भी वीडियो किसी काम का नहीं है। हाँ, उनके जो बुक्स हैं वो नॉलेजेबल हैं, जो इंटरव्यू गाइडेंस के बुक्स हैं, जो कि एस इंजीनियरिंग एकेडमी का हो या फिर मेडीजी का हो। एस वाली तो आपको PDF ऑनलाइन भी मिल जाएगी, या फिर आप कहोगे तो मैं लिंक भी नीचे डाल दूंगा, वो भी अवेलेबल है। तो सेम इंटरव्यू गाइडेंस एस वाली भी और मेडीजी वाली दोनों सिमिलर हैं, जो ESC में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बेसिस पे। और वो ज़्यादा टिपिकल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन नहीं है, कॉमन जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, वो वाले क्वेश्चन है। अब अंदर जाने के बाद आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा रहे हैं।
तो रिमेंबर वन थिंग, आपका प्रोफाइल क्या है, आप वहाँ पे क्या बताने जा रहे हो। जैसे कि सपोज आप कहीं जॉब करते हो, आपका जॉब बीसीडी में है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में है, तो आपसे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे ही होंगे, चाहे आपका मास्टर्स किसी और चीज़ से हो, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये आप याद रखिए, आपकी प्रोफाइल से सवाल होगा। और वहाँ पे कम से कम आई थिंक, अगर मान लीजिए आप इन्वायरमेंट से हैं, तो इन्वायरमेंट से एक क्वेश्चन हुआ, दो क्वेश्चन हुआ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका प्रोफाइल इन्वायरमेंट है, बीसीडी है या सर्वे है तो सिर्फ उसी से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन रोटेट भी हो सकता है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी जा सकता है, क्वेश्चन आपके दूसरे सब्जेक्ट से भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सब कोई नहीं बता सकता है, एक दो क्वेश्चन सबसे छूटते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो कोइंसिडेंस कि सब कुछ उसको आता हो, सब कुछ वो बता दे। कई बार एग्जैक्ट आपसे डाटा पूछ लिया जाता है, और याद रखिए इतने सारे सब्जेक्ट, और अचानक से जब आपका रिजल्ट आता है 2-3 साल के बाद और आपकी पढ़ाई छूट चुकी होती है, तो एक एक डाटा किसी को भी नहीं याद होता है, इवन वो सुपर कंप्यूटर ही क्यों ना हो माइंड का, वो भी नहीं याद करके रखेगा इतने सारे डाटा, अगर सबको एक साथ सारे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए तो। ठीक है, जैसे अगर मैं अपने इंटरव्यू की बात करूं, तो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे मुझसे मेरा प्रोफाइल पूछा गया, तो आई वॉज इन टीचिंग, तो मैंने बताया कि मैं कौन से सब्जेक्ट लेता हूँ, तो सिंपल सी बात है, वो सब्जेक्ट पहले पूछेंगे, जैसे यू आर इन टीचिंग, आप पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो बताइए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेते थे। तो यहाँ पे आपके पास, आपके हाथ में सारा खेल है, आप जो सब्जेक्ट सबसे बेस्ट तरीके से तैयार किए हुए हैं ना, उस सब्जेक्ट को बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू क्रॉस चेक। हाँ, ये बात है कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल में हो या फिर परमानेंट जॉब में हो, यही अगर आप एपी परमानेंट जॉब में हो तो जाहिर सी बात है कि वो भी एक अच्छी जॉब है, अगर वहाँ पे एनओसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बता रहे हैं, तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जाएंगे कि भाई दिखाओ तुम वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे। तो तुम्हें सिर्फ वो बताना है जो तुम्हें बेस्ट आता है, और दो सब्जेक्ट इसलिए चुनना है कि एटलीस्ट 2 या 4 क्वेश्चन तो उन दो सब्जेक्ट से हो। कि मान लीजिए अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट है, सपोज आपने चुना सॉइल चुन लिया, और फिर से हाइड्रोलॉजी चुन लिया, या फिर सॉइल चुन लिया, आरसीसी चुन लिया, तो उन दो सब्जेक्ट से जब आपसे क्वेश्चन हो तो एटलीस्ट आप उसमें जवाब दे पाओ। हाँ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि टोटल डाटा बेस्ड हो जाए और वो आप नहीं बताओ, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। एक चीज़ और, अंदर कई बार ऐसा क्या होता है कि एक मास्टर साहब या फिर हो सकता है कि जो एक रहेंगे वहाँ पे पैनल में, वो थोड़े से एग्रेसिव मूड में होंगे। डोंट फील बैड, सबके चाहे वो कितना भी एकदम तुर्रम था क्यों ना हो, सबके पास थोड़ी बहुत नर्वसनेस आती है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे हमारी आदत क्या है, जैसे सीबीएसई में जो पढ़े रहते हैं, और जैसे रहते आप हिंदी स्टेट में हो, भोजपुरी भी बोल लेते हो, और फिर सीबीएसई से भी पढ़े हो, उस केस में होता क्या है कि आपकी इंग्लिश और हिंदी आप लाख चाहोगे मिक्सअप हो जाएगी। ये फैक्ट है, व्हेन यू आर टॉकिंग, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये इंग्लिश आ जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपकी खराबी है, बट हो जाता है। तो इनिशियल स्टार्ट में क्या हुआ था, जब उन्होंने मुझसे पूछा फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर बीटेक, तो इंग्लिश तो चल रही थी, बाद में जब उन्होंने हिंदी बोला तो इंग्लिश के साथ हिंदी भी आने लगा, और दैट वाज द प्रॉब्लम। तो बगल में एक मास्टर साहब थे, तो वो बोले कि भैया या तो हिंदी बोल लो या फिर इंग्लिश बोल लो। दैट वाज द टोन, टोन उनका बहुत हाई पिच था, एकदम स्ट्रिक्ट रूखे स्वर में। वैसे तो इंटरव्यू पैनलिस्ट नहीं बोलते हैं, बट उनका टोन बहुत रूखा था, आई फेल्ट दैट। बट लेकिन एक चीज़ है, बट याद रखिए आप कि जो आपके चेयरमैन हैं उनका व्यवहार कैसा है, बहुत पोलाइट, दैट वाज अमेजिंग, मतलब बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बिल्कुल आपको रिलैक्स कर देंगे वो। ऐसे शुरुआती क्वेश्चंस ही ऐसे हो रहे हैं, आपके पूरे हिस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं कि भैया आपने किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। अगर आप ईमानदार हैं और प्रॉपर आपके दिमाग में गेम प्लान चल रहा है, सारा गेम आपके हिसाब से चलेगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं और आपने गेम उसके लिए, मान लीजिए आपने एक प्लान बनाया है कि आई विल गो और बताऊंगा कि सर मैंने ये गैप किया है, मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद मेरा 1 साल का गैप है, उसके बाद मेरा यहाँ पे गैप है, उसके बाद मैंने एमटेक किया, ठीक है, एमटेक किया तो मेरे पास इतना गैप है, उस गैप में क्या कर रहा था। अगर आपने गैप बोला है तो उस गैप के लिए प्रॉपर गेम प्लान आपके पास होना चाहिए। यस, गेम प्लान। देखिए, झूठ बोलना और झूठ बोलते हुए पकड़े जाना, दोनों में अंतर है। झूठ भी ऐसा बोलिए कि वो सच लगे, यानी कि आप उसको जस्टिफाई कर पाओ। झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है, याद रखिए इस बात को, बट जस्टिफाई होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो सच है। तो गेम ऐसे ही शुरू होता है, आप वहाँ जाइए,
उनको बताइए कि आप ये कर रहे थे। हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि आप पढ़ा नहीं रहे हो, आप कहो कि सर हम तो पढ़ा रहे थे। ऐसा आप ब्लफ कर सकते हैं, बट जो सब्जेक्ट फिर वहाँ बोलिएगा ना, उस सब्जेक्ट को आपको पकड़ना होगा। ऐसा नहीं कि उस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस हो रहे हैं तो फिर आप आउट हो जा रहे हो। फिर कई बार ऐसा क्या होगा कि सर लोग कुछ पूछेंगे और, लेकिन आपको समझ में कुछ और आएगा। जैसे मुझसे एक क्वेश्चन आया था, सीबीआर क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सीबीआर क्या है ना। सीबीआर रेशियो, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो क्या होता है, थिकनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो कोई भी ऐसे ही जवाब देगा कि सर पेमेंट थिकनेस होता है फ्लेक्सिबल, उसमें हम यूज़ करते हैं। बट उस सर को ये जानना था कि सीबीआर फॉर्मूला क्या होता है, सीबीआर को हम निकालते कैसे हैं। एंड ही वॉज आस्किंग अगेन एंड अगेन सीबीआर क्या होता है। हियर इज अ कन्फ्यूजन। तो ये जो चीज़ था, आई वॉज कन्फ्यूज कि भैया बोलना क्या है, और ही वॉज रेसिस्टिंग अबाउट इट कि भैया ये तुम क्या बता रहे हो। आई वॉज टेलिंग कि सर आईआरसी में की कोडिंग्स ऐसे यूज़ करते हैं 37 2012 अगेन एंड अगेन। एंड इट वॉज अ लॉन्ग गोइंग, आई थिंक 4 से 5 मिनट तक ये चला। और फिर धीरे धीरे मैंने उनको बताया कि स्टैंडर्ड लोडिंग पे कैलकुलेट करते हैं। फिर वो लाइन पे आए सर, आई थिंक कि ही वॉज ऑन लाइन ऑन ट्रैक, लेकिन वहाँ पे आप तो काउंटर कर नहीं सकते। उन्होंने बोला अच्छा स्टैंडर्ड लोडिंग करते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। तब मुझे समझ में आया कि इनको फॉर्मूला जानना है। मैंने फार्मूला बताया, फिर उस पर 2-3 काउंटर क्वेश्चन उन्होंने किए। तो माई इंटरव्यू वॉज लाइक 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट डाटा से थे जो कि मैंने नहीं बताया। दैट वाज गुड। ठीक है, आपको कभी कभी लगता है कि सारे क्वेश्चंस के आपने जवाब दिए हैं तो योर इंटरव्यू वाज बेस्ट। बट मेरे केस में क्या था, जो मुझे लगता है कि आई वॉज लिटिल बिट नर्वस एट लास्ट, जब वो सर थे फाइनली, आई डोंट नो वाई ही वॉज साउटिंग। वो थोड़ा सा वायलेंट टाइप के दिख रहे थे, उनके हर एक जवाब में एक थोड़ा सा एग्रेशन दिख रहा था। तो इससे आपको नर्वस नहीं होना है। मुझे बाद में कुछ चीज़ें रियलाइज हुई, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पहले भी दे चुका हूँ 3-4, जब अपने जॉब ड्यूरेशन में था वहाँ भी इंटरव्यू देने गया था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो गई थी। फिर से बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये सारी चीज़ें हट जाती हैं कि झिझक, या फिर बोलना, या फिर यूट्यूब ही करना, या फिर यूट्यूब पे मेरे दूसरे चैनल से उस पर बातें करना। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई रहती हैं, तो उतना झिझक नहीं रहता। माई आंसर वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं सही बोल भी रहा था, चीज़ें बता भी रहा था, ऐसा कुछ झिझक नहीं था। बट जो साउटिंग सामने से आती है एंड व्हेन इट्स अबाउट योर लाइफ, तो थोड़ा सा आपको लगता है कि कहीं शॉर्टफॉल तो नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा आपको उस समय कुछ फील हो तो उससे डरिए मत। ठीक है, आंसर जरूर करिए। ऐसा नहीं कि आपसे कुछ पूछ दिया गया और आप एकदम ब्लैकआउट हो गए। यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू से समथिंग। अगर आपको नहीं पता है और आपको लगता है कि समथिंग कुछ ऐसा हम जानते हैं तो उसको भी बोलिए। अगर फिर गलत होता है देन यू कैन से सॉरी सर। ठीक है, वो खुद बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से ब्लैकआउट कर देंगे कि भैया तुम गायब हो जाओ। डांट सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बट आपको देखना है कि चेयरमैन सर का फेस कैसा है, वो कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। आफ्टर ऑल सबकी समझ से ही जो आपने आंसर्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर गुस्सा दिखा दिया तो आपका इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म। मार्क्स मैटर करते हैं कि आपने कुछ जवाब दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल, आप सर्वे फील्ड से हैं, किसी विकास पदाधिकारी फील्ड से हैं, कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास आंसर होना चाहिए। दूसरा चीज़, यहाँ पे लोगों के दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रपत्र सेकंड आ रहा है, ठीक है, सेकंड एक फॉर्म आ रहा है, उसमें आपको भरना है कि भैया आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या क्या है। जैसे आरसीडी है, बीसीडी है, किसको आप पहले दे रहे हो। तो उसमें कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, कई बार नहीं भी पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास एक माइंडेड आंसर होना चाहिए। मान लीजिए किसी का, आप जैसे मान लीजिए आप रोड लेना चाहते हो, रोड डिपार्टमेंट आरसीडी लेना चाहते हो, तो वो पूछ देंगे कि आरसीडी ही क्यों। अगर आपका मास्टर्स मान लीजिए स्ट्रक्चर से है या फिर मान लीजिए हाइड्रोलॉजी से है, तो आप उसको कनेक्ट करने का कोशिश कीजिए। पहले ही अपने दिमाग में आंसर बना के घर से ही जाइए कि ये हमको बोलना है। एंड लिसन, अगर आपके घर में कोई है जो पढ़ा हुआ लिखा हुआ है, उसको कहिए कि बैठ के मेरा एक बार इंटरव्यू ले लो। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप किसी इंटरव्यू पैनल में जाके बैठ के बोलोगे तो ही होगा। आप उसी क्वेश्चन का जो आपने अपने दिमाग से गेम प्लान बनाया है, सेम गेम प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। यकीन कीजिए जो आपने प्लान बनाया है वैसा ही इंटरव्यू जाता है। अगर आपने 2 सब्जेक्ट चुन लिए हैं कि ये 2 सब्जेक्ट मुझे वह बताना है, और अपनी जॉब, जैसे कि आप टीचिंग लाइन में, तो वहाँ तो बेस्ट है, आपके हाथ में खेल आ जाती है कि मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। ठीक, तो ये हो गया। मान लीजिए आप कहीं हाईवे में हैं, तो आपको पता है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन से आपसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसके बाद आपसे सॉइल से भी क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हाईवे और सॉइल बहुत ज़्यादा रिलेटेड हो जाते हैं। वैसे तो सिविल इंजीनियरिंग में हर चीज़ रिलेटेड है, बट क्वेश्चंस मेनली अगर स्ट्रक्चर से जाता है तो आरसीसी पे जाएगा,
अगर इधर सॉइल से आता है क्वेश्चन या फिर इन्वायरमेंट से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल में मे भी इन्वायरमेंट के फैकल्टीज नहीं हैं। फिर आपको इरिगेशन से हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछी जा रही है। कुछ केसेस में जैसे आपने बता दिया कि मेरा आरसीसी सर पूरा कंप्लीट है, हम आरसीसी पढ़ाते हैं या फिर हम स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं, then be ready for anything. Anything means anything. They can ask any limit, they can ask any formula, they can ask you to write any formula. कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इन्वायरमेंट एंड हाईवे बताया था, तो देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट 6 क्वेश्चन फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड हाईवे एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम आरसीसी, एंड आरसीसी में भी किससे, तो प्री स्टेसिस सेक्शन से, जो कि मैंने एक लेफ्ट ओवर छोड़ रखा था। काफ़ी दिन हो जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा लेफ्ट ओवर छोड़ रखे थे, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आपको याद रखते हैं, बट फॉर्मूले सारे याद नहीं रहते हैं। तो एक फार्मूला मुझसे पूछा गया, दैट वाज आई थिंक कि ब्लैकआउट था मैं, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ चीज़ें याद आ रही थी तो मैंने बताने की कोशिश की, बट दैट वाज रॉन्ग। तो बाद में मैं सॉरी बोल दिया, बट आई थिंक कि कुछ चीज़ें वहाँ पे और रेक्टिफाई की जा सकती थी, इसीलिए मैं पहले बताता हूँ। क्योंकि मेरे साथ कुछ लड़के थे, इवन जो, अब देखिए सबका अपना अपना प्रोफाइल होता है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ लोग एक लड़की थी वो सर्वे में, आई थिंक इंजीनियर, आपको पता ही है कि जितनी भी लड़कियां हैं खास करके जो एमटेक कर चुकी हैं सभी लोग जॉब प्रोफाइल में हैं, तो उस जॉब प्रोफाइल से क्वेश्चन होगा ही होगा, ना होने के तो सवाल ही नहीं है। तो उनसे जो भी सवाल हुआ होगा, तो मैंने इनिशियल में देखा था कि वो लड़का बहुत बहुत ज़्यादा नर्वस था। ये बस मतलब आई थिंक ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर वो काँप रहा था। तो एक रिलैक्स फीलिंग होता है ना, बाहर आप कैसे माइंड मेकअप करते हो। और ये भी चीज़ कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, उस समय की मेंटेलिटी में बताता हूँ कि लोगों में अलग अलग तरह के चेंजेस आपको दिखेंगे। कुछ घबरा, जैसे कि मान लीजिए किसी का इंटरव्यू आने वाला तो घबरा रहे हैं, वहाँ अगर आप घबरा रहे हैं ठीक है चलेगा, लेकिन जब लास्ट में आपको इंटरव्यू पैनल के सामने बुलाने के लिए आता है और वहाँ बुला के लेके चला जाता है, 2 से 3 मिनट या 4 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले एक सोफे पे बैठने का। याद रखिए वहाँ पे अपने माइंड में अपना गेम प्लान रिपीट कीजिए, और सब कुछ आपको घुसते ही क्या करना है ये वहाँ पे चलाइए। ये ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्योंकि जब एंटर कीजिएगा ना वहाँ पे नर्वसनेस आपको आएगा। आप कितने बड़े भी तिस्मार खान हो, अगर आपकी लाइफ के बारे में कुछ होने वाला है तो वहाँ पे वो होने वाला है, वो नर्वसनेस आएगी। इसीलिए अपने गेम प्लान को प्लान कीजिए कि ये हमें करना है। और याद रखिए ऐसा झूठ झूठ नहीं कि भैया सामने वाला पकड़ ले, ऐसा झूठ बोलना है कि वो सच लगे। ठीक है, एक काबिलियत होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि ब्लफ कर रहे हैं, कुछ भी ब्लफ कर रहे हैं सामने वाला पकड़ ले। भाई कुछ ब्लफ भी कर रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए आपको। और बार बार कह रहे हैं कि आपको सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पकड़िए, अगर इन्वायरमेंट पकड़ा है तो शुरू से लेके अंत तक एक एक डाटा पहले उसका रट जाइए। और मैं तो कहूँगा कि अगर आपसे मान लीजिए 2 क्वेश्चंस पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप नहीं बता पा रहे हो, सपोज आप किसी पैरवी से या फिर कैसे भी कोई स्ट्रक्चर इंजीनियर ही बन गए हो, आपने बोल दिया गलती से कि सर हम तो स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे, आपसे क्वेश्चन होने लगे स्ट्रक्चर के और आप तो ब्लैकआउट हो, आपको आता ही नहीं है, देन आप क्या करोगे? आप तुरंत कहोगे सॉरी सर, आई थिंक आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट। वो वहाँ पे टोकेंगे आपका, तो ये भाई सेक्टर है तो आपको तो आना चाहिए, बट दैट्स नॉट द डील। आपको बोलना है कि सर मैं इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ, अपनी एक चॉइस उनको दे देनी है, ताकि अगले जो कुछ क्वेश्चंस हो उसका जवाब आप दे पाएँ। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो पता चलेगा 5-6 वो क्वेश्चन पूछ लिए आपने जवाब दिया ही नहीं, तो फिर वो भी अपने जो आंसर मार्कशीट होगा तुरंत चढ़ाते हैं, उसमें ब्लैकआउट करके चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चंस जो हैं आपको मैंने बता दिया है, बहुत नॉमिनल हैं। इनिशियल स्टेज में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला सवाल कि आपने बीटेक कहाँ किया, जो कि आप सुनते आ रहे हैं। फिर अपने बारे में बताइए आगे क्या किया है, चेयरमैन सर ही 3-4 सवाल आपसे कंटिन्यू कहते हैं। कोशिश कीजिए इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, कंटिन्यू उसी में, मिक्सअप मत कीजिएगा। आदत होगी तो वो बिल्कुल निकल जाएगी, बट ट्राई कीजिएगा कि हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो टोकेंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिक बोलने ही लगिएगा। तो पहले ही से ही कोशिश कीजिएगा कोई एक लैंग्वेज लेके चलने के लिए, इन इंग्लिश तो इंग्लिश, बट आई विल सजेस्ट कि हिंदी में जाइए। बिहार का इंटरव्यू हो रहा है, सारे फैकल्टीज जो हैं या फिर जो वहाँ पे इंटरव्यूअर्स हैं, पैनलिस्ट हैं, वो सब अबव आई थिंक 60 हैं और रिटायर्ड हैं, तो उनको हिंदी में ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो हिंदी ही बोल रहे हैं, तो आप हिंदी बोलिएगा तो ज़्यादा ठीक है। याद रखिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज कोई इंडिया में चलता है कि भैया एक
इंटेलिजेंसी लेवल मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे। ठीक, तो वो चीज़ आप वहाँ पे बताइएगा। फिर क्वेश्चंस के लिए आपको वो जो चेयरमैन सर हैं वो बताएंगे कि भैया सर आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। 3 लोग हैं तो तीनों से बारी बारी से क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा। अब पहला सवाल आपके पास क्या आता है ये मायने रखता है। तो इसीलिए जो चेयरमैन सर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, वहीं पे आपका गेम एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए कि आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। अगर आपने उस चीज़ को वहाँ पे छोड़ दिया तो फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तो वो रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। तो इस चीज़ को आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत मायने रखता है। जब इंटरव्यू आपका ख़त्म हो जाएगा, सिंपल आप नॉर्मल निकलिए, सामने से आप बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के बाद अपने सामान को लीजिए, अपने गार्जियन के साथ मिलिए और उसके बाद ये सोचिए कि गाड़ी में बिहार सरकार लगाना कहाँ पे है। आगे डैशबोर्ड में सिर्फ रख देना है, ऊपर स्टिकर लगाना है, या फिर आगे बोर्ड वाला लगाकर, या फिर पीछे भी लगाना है, क्योंकि अंत में सिर्फ वही मैटर करता है, बिहार सरकार लगाना कहाँ है। तो अगर कुछ आपके सवाल होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा या फिर कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा। कुछ भी आप, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं। नंबर्स आई थिंक बहुत लोगों के तो पास होगा ही, बहुत लोग आई थिंक मुझसे जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, आई होप आपका इंटरव्यू जिनका नहीं हुआ है अच्छे से जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हों। ये तो अब सत्य है कि भाई 3000 समथिंग है तो 1800 लोगों का नहीं होना है। और ऐसा नहीं है कि जो मेंस में लोग पहुँचे हैं वो सभी एक दूसरे से कम इंटेलिजेंट हैं कि या ऐसा कुछ। देखिए, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर कहीं ना कोई रह जाता है। अब उसके लिए हताश तो हुआ नहीं जा सकता है, आगे भी एग्ज़ाम्स आएंगे। तो चीयरफुल रहिए, आगे के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम्स तो कुछ चल ही गए हैं, बाकी सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स ओपन है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।